नमस्कार दोस्तों। क्या अरविंद केजरीवाल अब चुनाव भर जेल में ही रहने वाले हैं? क्या अरविंद कुमार के जेल जाते ही उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी टूटने लगी है? और क्या यह संकेत आने लगे हैं कि अब उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही है, उनका जनाधार घट रहा है और उनसे विश्वास घट रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है या कोई और बहाने हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, इसलिए पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और दूसरे दलों से किराए पर प्रत्याशी लेने पड़ रहे हैं? क्या वजह है कि आज इंडिया गठबंधन में भी तमाम सारे लोग अपने स्वार्थ में इस तरह से घिर गए हैं कि वो अपनी टिकट, अपनी पार्टी, अपने उस चक्कर में लोकतंत्र को खत्म करने पे तुल गए? आज इसी पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में निश्चित रूप से यह चर्चा हुई थी कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, और जब लोकतंत्र को बचाने का चुनाव हो तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने की जरूरत, और जरूरत इस बात की है कि कैसे अधिक से अधिक सीटें जीती जाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हटाया जाए और लोकतंत्र बचाया जाए, संविधान बचाया जाए, देश बचाया जाए। लेकिन कहीं अपने निजी स्वार्थ में बिहार में कोई दल लड़ा जा रहा है, कहीं महाराष्ट्र में कोई दल लड़े जा रहे हैं। शरद पवार को कहना पड़ता है, मुझे दुख हो रहा है कि शिवसेना जिस तरीके से व्यवहार कर रही है उससे वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। यह स्थिति है। यदि बिहार में देखेंगे तो बिहार में जो जिताऊ कैंडिडेट है पूर्णिया से, उसको टिकट न देके, कन्हैया कुमार को टिकट न देके दूसरे लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। इससे भी नुकसान इंडिया गठबंधन को हो रहा है। इसी तरीके से तमाम जगह छोटी छोटी सी घटनाएं। लेकिन हमने पश्चिम बंगाल में देख लिया किस तरीके से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर दिया है कि या तो हम रहेंगे या भाजपा रहेगी, कांग्रेस को यहां उगने नहीं देंगे, जो वामपंथी दल हैं उन्हें हम उगने नहीं देंगे, जिससे कि उनकी सत्ता सदैव चलती रहे, उनका राज्य बरकरार रहे और वो केंद्र में भाजपा सरकार करती रहे। कमोबेश इसी तरीके के हालात पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किए। उसने कि कैसे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भाजपा को फायदा पहुंचाया जाए, इस सब पे काम कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो रही है कि उसने जो गठबंधन का प्रयास किया था अकाली दल से, वहां से उसे झटका मिल गया और अकाली दल ने साफ कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आप किसान विरोधी हो, आप सिख विरोधी हो, अल्पसंख्यक विरोधी हो, इसलिए हम आपके साथ नहीं आएंगे। जो टिकट घोषित हुई है हरियाणा में, उनमें 6 में से 3 टिकट उन उम्मीदवारों को दी गई है जो कांग्रेस पार्टी से आए। इसके अलावा जो बाकी 4 हैं उनमें भी यही स्थिति है, जो बचे हैं कि अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो कांग्रेस से आए हुए। इसके बाद जिस तरीके से तोड़ फोड़ की राजनीति सभी राज्यों में चल रही है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उतारने को अपने कैंडिडेट नहीं है, इसलिए वो कहीं कांग्रेस से ले रही है, कहीं आम आदमी पार्टी से ले रही है, कहीं किसी से ले रही है, कहीं किसी से ले रही है, और इस तरह से लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है। उनके तमाम प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री, भारत सरकार की वित्त मंत्री, तथाकथित 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पल्ला झाड़ लिया है चुनाव लड़ने से। कहती है मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं चुनाव कहां से लड़ूं। अब आप समझ लीजिए, देश की वित्त मंत्री, ईडी जिनको रिपोर्ट करती, इनकम टैक्स जिनको रिपोर्ट करती, सारा पैसा उन्हें रिपोर्ट करता है।
5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करती हैं, विकसित भारत बनाने की बात करती हैं, और हालत यह है कि उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं कहती। क्यों? क्योंकि उनके पति प्रभाकर साहब सच बता देते हैं। My feeling is that the electoral bond issue will become a very major issue. I think because of the electoral bond issue, the fight is going to be between the BJP and the people of India. Not necessarily between BJP and another political party or BJP-led alliance and another alliance. It's not that. So therefore, I think the electoral bond issue will gain even much more momentum, more than what it is already today. And it has already spun out of the control of the BJP and the BJP government. It is now reaching very fast to the common person, and everybody now is slowly understanding that this is the not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. So I think because of the electoral bond issue, this government will be very severely punished by the electorate. कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि वो कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक सही अर्थों में कर सके। उनके पास कोई विजन नहीं है उस इकोनॉमी को बनाने का, क्योंकि जो उनके पति हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक बड़े विद्वान, और वो इकोनॉमिक्स को अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा समझते हैं। यह आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास में युवाओं को नौकरी देने, रोजगार देने का कोई विजन नहीं है। यह हालत है कि उनके पास में कोई विजन ही नहीं है। जब नौकरी देने का विजन ना हो, तब हमें राहुल गांधी की बात याद आती है। राहुल गांधी ने अभी चंद दिनों पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास नौकरियां देने का कोई विजन नहीं। इसलिए हम इस बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे, और वही बात नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने स्वीकार कर ली जो राहुल गांधी कहते थे। यानी राहुल गांधी जो कह दे वो सच साबित होता है। यह इस बात का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो चिल्लाती है 400 पार, वास्तव में उसके पास में सरकार चलाने का कोई विजन नहीं। भारत की इकोनॉमी गर्त में चली गई है। किस तरीके से 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार देश को बना दिया है, किस तरीके से कंगाली में ला दिया है, किस तरीके से देश को भुखमरी में ढकेल दिया है, किस तरीके से बेरोजगारी में स्थिति ला दी है कि इस देश का 83% युवा आज बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी हमारे देश में, दुनिया की सबसे बड़ी भुखमरी आबादी हमारे देश में इस दशा में हो तो आप देखिए क्या करें। जब कोई विजन नहीं होता तो सरकार तमाम ड्रामे करती है, और वही ड्रामे चल रहे हैं। तमाम तरह के ड्रामे चल रहे हैं, कहीं शो के जरिए, कहीं टीवी चैनलों के जरिए, कहीं किसी जरिए से। और जब कुछ नहीं बचता तो फर्जी विपक्ष खड़ा करके इसकी लड़ाई लड़ने का काम किया जाता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आके खड़े होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि हम ही तो हैं, और जब वो जाते हैं अदालत तो अदालत कहती नहीं, आपको कोई राहत अभी नहीं मिलेगी, हम सारी चीजों की समीक्षा करेंगे, और वो अगली तारीख दे देती है। अब अगली तारीख में जो होगा होगा। इसके पहले एक चीज बताएं, कितना झूठ बोला जाता है, नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े ये झूठे साबित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है, वो उनकी मंत्री कहती हैं कि उन्होंने, देखिए वो ईडी की अभिरक्षा में इस समय, वो कोई जुडिशियल कस्टडी में भी नहीं है कि जेल में हो। ईडी की जब वो हिरासत में है, ऐसे में वो कहती हैं उन्होंने मीटिंग करी और कहा कि आप चिंता करिए कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, मुझे सूचना मिल रही कि ये संकट है। अरे हुजूर, आप ईडी की हिरासत में, आपसे किसी को मिलने की छूट नहीं है, और जो आपसे मिलने का वकीलों का थोड़ा टाइम है जिस समय, उस समय लीगल बात आप कर सकते हैं, कोई वो कर ही नहीं सकते हैं और न वो आपको बता सकते।
तो ऐसी स्थिति में आप मुख्यमंत्री रहते हुए तो कभी नहीं चिंता जताए, अब ये दिखा रहे हैं, यानी आप झूठ बोलते हैं क्योंकि आपको ये कोई इंफॉर्मेशन देने वाला वहां नहीं है, मनमानी ये बताया जाता है। तो ये आतिशी ने बोला। तो दूसरे सौरभ भारद्वाज ने बोल दिया कि मुख्यमंत्री जी को बड़ी चिंता है कि हमारे कई अस्पतालों में दवाएं नहीं है, कई जगह टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है वास्तव में ये नहीं हो रहा है, वास्तव में पानी नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें पहले से मौजूद है, इसलिए आप इसी तरीके के ड्रामे करते हैं। हमें लगता है कि कुछ दिन में कहेंगे कि शिक्षा नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। इस तरह के झूठे ड्रामे बता करके कि देखिए मुख्यमंत्री को कितनी चिंता है, हिरासत में भी रह के आपके लिए सोच रहे हैं। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। इस तरह से सिंपैथी गेन करने की एक कोशिश है। जब ये कोशिशें होती हैं तो तमाम तरह के ड्रामे होते हैं। इन्हीं ड्रामों में दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वो अपने आप में अजीब से राग अलापती है। उनके पश्चिम बंगाल में एक जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने जो जमा किए हैं, जब्त किए हैं, वो सब गरीबों में बांटे जाएं। हुजूर, जो सब जुडिस होते हैं केस, उसका जो जब्ती होती है वो केस फारिग होने के बाद में केस प्रॉपर्टी होती है और उसमें यूज होती है, वो संचित निधि में जाती है, वो किसी को बांटने जैसा कुछ कर नहीं सकता है। तो इस तरह के झूठ बोल करके आप चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं और इसके बूते आप नैरेटिव बनाते हैं कि हम इस तरीके से 400 पार की जब आप बात करते हैं तो जनता मुद्दे की बात करती है, जनता को जरूरत है नौकरियों, इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं पहले पब्लिक सेक्टर में आपको जगह मिलती थी 90% को, अब पब्लिक सेक्टर को सारे के सारे को अदानी जी के हवाले कर दिया है। आप ट्रेन में जाओगे, रेलवे से पैसा अदानी ले जाएगा। आप सड़क पे चलोगे, पोल बूथ, टोलिंग बूथ, टोल बूथ से अदानी पैसा ले जाएगा। ये हमारा सिक्योरिटी वाला राइफल लेगा, अदानी का उसमें पैसा मिलेगा। आप बिजली का स्विच ऑन करोगे, उसमें अदानी का हिस्सा मिलेगा। और ये अदानी है कौन? ये अदानी नरेंद्र मोदी है। ये एक ही चीज है, ये अदानी नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी अदानी है। मोदानी कह लो इसको। कि रोजगार की बात कीजिए, लड़कियों को न्याय की बात कीजिए, सुरक्षा की बात कीजिए, जो आपके तमाम राम राज्य वाले राज्यों में, डबल इंजन वाली सरकारों में लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, दूसरी घटनाएं हो रही, उन सब का समाधान निकालिए। आप समाधान निकालिए किसानों का, किसानों के संकट का आप समाधान निकालिए, श्रमिकों का आप समाधान निकालिए, छोटे व्यापारियों का आप समाधान निकालिए, इस देश की सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भाव का। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो राहुल गांधी यही बार बार कहते हैं कि उस पर काम कीजिए। जब आप इस पर काम करेंगे तभी कोई नतीजे निकलेंगे। तो इस देश को आज जरूरत है उन मुद्दों पर चर्चा की, ना कि झूठ और नफरत बोने की। जिस तरीके के खेल हो रहे हैं उनसे निश्चित रूप से एक बुरे हालात पैदा हो रहे हैं और इन हालात से एक संकट खड़ा हुआ है। जनता चाहती है कि उसके मुद्दों को एड्रेस किया जाए, लेकिन जब कोई नहीं एड्रेस करता है, सीटों को लेकर लड़ाई लड़ता है, तो निश्चित रूप से जनता को तकलीफ होती है। इसलिए सभी इंडिया गठबंधन के दलों को जरूरत है कि वो सच के साथ खड़े हों और इंसाफ की बात करें। जय हिंद।